मुर्दाबाद 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 बात न माने मुर्दाबाद 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 पट्टर पट्टर मुर्दाबाद 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 नहीं करेंगे गुरकी से कुर्सी से सरकार मुर्दाबाद हरियाणा सरकार मुर्दाबाद हरियाणा सरकार मुर्दाबाद अभी चली अंगड़ाई है नमस्कार, मैं ज्योति सांगवान। आप देख रहे हैं इश्यू टुनाइट। हरियाणा यानी क्या? हरि की भूमि या फिर कहें प्रदर्शन का पर्याय। माफ कीजिए, किसी की भावनाएं आहत करने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं, लेकिन हरियाणा के हालात और तस्वीर कुछ ऐसा ही बयां करते हैं। हर जगह, हर गली कूचे, हर सड़क से सरकार मुर्दाबाद के नारे निकलकर सामने आते हैं। सरकारें कहती हैं कि विपक्ष की साजिश है, विपक्ष जनता को गुमराह कर रहा है। वहीं विपक्ष कहता है कि सरकार नकारा है, निकम्मी है और विफल है, जनता की उम्मीदों पर खरी नहीं उतर रही। दूसरी तरफ जनता की बात करें तो जनता नाराज है, परेशान है। तो क्या कुछ सच है धरने प्रदर्शन के पीछे, लगातार होते रोड जाम के पीछे? जानने की कोशिश की जाएगी इश्यू टुनाइट में। उससे पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते ये लोग हरियाणा सरकार मुर्दाबाद 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 बात न माने मुर्दाबाद 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 हरियाणा सरकार मुर्दाबाद पट्टर पट्टर मुर्दाबाद 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 नहीं करेंगे गुरकी से कुर्सी से सरकार मुर्दाबाद हरियाणा सरकार मुर्दाबाद हरियाणा सरकार मुर्दाबाद अभी चली अंगड़ाई है खट्टर सरकार को घेरते विभिन्न विभागों के कर्मचारी, सड़कों पर उतरी विपक्ष इन दिनों काफी नाराज दिखाई दे रहे हैं। ये सब सरकार की नीतियों और वायदों को कोसते हुए दिखाई दिए। सबके पास से एक ही बयान सुनने को मिला कि मोदी सरकार ने सत्ता हासिल करने से पहले देश के लोगों से जो वायदे किए थे वो पूरे नहीं किए। विपक्ष की मांग तो देश और प्रदेश में महंगाई अपनी चरम सीमा पर है। विपक्ष का कहना है कि देश और प्रदेश में महंगाई अपनी चरम सीमा पर है और रसोई में भोजन की थालियों से दाल और रोटी गायब है। आज हमने महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन किया है। थाली और बेलन और चम्मच को अपना हथियार बनाया है कि हमारी भोजन की खाली थाली होने से क्या है जब तक उसमें भोजन ना हो। मोदी सरकार पे गहरे आरोप हैं कि उन्होंने तेल से लेके दाल, सब्जी, चावल और सब्जियां सब महंगी कर दी हैं। किसान को उसका हिस्सा मिलता नहीं है और जो उपभोक्ता है उसको बहुत महंगी मिलती हैं ये चीज़ें। जब तक आदमी सभी कर्मचारी, विद्यार्थी, किसी को भी भरपेट भोजन नहीं मिलेगा तो अपना कोई भी काम प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाएगा। बीजेपी सरकार की फसल बीमा योजना के विरोध में भी इनेलो और कांग्रेस पार्टी ने मोर्चा खोल दिया है और सरकार पर जमकर हमला कर रही है। हर दिन विपक्ष सरकार की नीतियों और महंगाई को निशाना बनाकर सड़कों पर सरकार को घेरने की कोशिश करते दिखाई दिए। फसल बीमा योजना ये जो प्रधानमंत्री जी ने शुरू करी है, ये किसी भी तरह से ये योजना जो है किसान को फायदा पहुंचाने वाली योजना नहीं है। और दुर्भाग्य की बात यह है कि सरकार इसका इतना प्रचार करने में लगी हुई है, जबरन तरीके से किसानों के खातों में से पैसे काटे जा रहे हैं। किसान क्रेडिट कार्ड के अंदर जहाँ खाते हैं में पैसा है किसान का, वो काट के बीमा कंपनियों को दिया जा रहा है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के अंदर जहाँ इनके जमा हैं पैसे, वो काट के दिए जा रहे हैं। ये सारी चीज़ें दर्शाता है कि किस तरह से ये जो अभी इन्होंने कहा है कि 20% केवल फसल बीमा योजना हो पाई है, कि जबरन किसान से वसूली करके ये बीमा योजना को दिखाना चाहते हैं मोदी को कि भाई ये बहुत बड़ी ये जो योजना है बहुत सफल योजना है। बीमा योजना लाए, एक तरफ तो किसान पहले ही कर्जे के नीचे दबा हुआ है, उन पे स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू ना करके और बोझ डाला गया। दूसरा, उस पे बीमे का बोझ डाल दिया। हमारी ये मांग है कि सरकार बीमे का प्रीमियम भरे और जिस एकड़ का वो बीमा करे उसी को ही कहीं माना जा रहा है, क्योंकि नुकसान जो होता है वो कभी भी सारे गांव का नहीं हुआ करता। और ये तो सिर्फ कंपनियों को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। और हैरानी मुझे आती है हरियाणा प्रदेश के कृषि मंत्री पे, जिन्होंने किसानों की पैरवाई करने की बजाय आज
बीमा कंपनियों की पैरवाई करने के लिए आज पद यात्रा निकालते हैं कि इसको हम अच्छी योजना बताते हैं। विपक्ष के अलावा आशा वर्कर्स और सरकारी अस्पतालों में नेशनल हेल्थ मिशन के कर्मचारियों ने भी अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। इनकी मांग है कि उन्हें भी दूसरे कर्मचारियों की तरह नियमित किया जाए और 7वें वेतन आयोग की तर्ज पर उनका मानदेय भी दोगुना किया जाए। हमारी जो मांगे हैं वो क्या कहते हैं, हमारे जो कर्मचारी जितने भी एनएचएम में लगे हुए हैं, काफ़ी साल से ये लोग काम कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन उनको ना तो कोई सुविधा मिल रही है। जैसे उनको पक्का होने के लिए बार बार धरने दिए जा रहे हैं, इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, कोई भी इनकी मांगे नहीं सुन रहा है। बार बार किसी को कभी किसी कैटेगरी को हटा दे रहे हैं, उसके लिए लेटर निकल रहे हैं यहाँ से। बाकी मांगे तो सेम ही है सबकी, सबको पक्का करना है, नेशनलाइज जो हो रही है उसको ख़त्म करना है, छटनी हो रही है। तो इन सब मांगों को लेकर हम लोग आज धरने पर बैठे हैं। ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸੀਐਮ ਕਾਰਿਆਲ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ ਵਾਅਦੇ ਖਿਲਾਫੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਫੈਸਿਲਿਟੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, पे फिक्स की जाए। हिसार में शहर की ट्रक एसोसिएशन ने रोष प्रदर्शन किया। एसोसिएशन ने ट्रकों की पासिंग पर भी रोक लगा दी। एसोसिएशन के सदस्यों ने ऑटो मार्केट फेज 3 में सरकार की नीतियों के खिलाफ नारेबाजी की और सरकार पर भ्रष्टाचार करने के आरोप भी लगाए। हिसार में भी एबीवीपी के मात्र 6 कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया और कॉलेजों में सीटें बढ़ाने की मांग उठाई। सरकार ने कह दिया कि ऑटो डिपर एमएसजी कंपनी का लगेगा और स्पीड गनर वे उनके लगेंगे। पहले 5-6 कंपनियां थी जो 2000 रुपये में लगती थी, वह 9000 रुपये की कर दी है, जिसकी रसीद भी है हमारे पास। और अवेंड कहते ये नहीं मानते, हमारे ऊपर से ऑर्डर है, सेंट्रल गवर्नमेंट का आया हुआ है ऑर्डर है कि 3 महीने के लिए छूट दे दी है। फिर भी ये कह रहे हैं कि ट्रांसपोर्ट कमिश्नर का ऑर्डर आया, हम तो लगाएंगे, वही गाड़ी पास करेंगे। इसलिए हमने सब भाइयों ने मिलके आज पासिंग रोक दी है, यहाँ पे कोई गाड़ी पास नहीं होने देगी। 3750 रुपये परमिट की फीस लगती थी, वो 5 साल के लिए 26,200 रुपये कर दी है। गाड़ी वाला कहाँ से लेके आएगा? थर्डली ये है कि जो भी गुड टैक्स है वो सारा डबल कर दिया गया। जो 12,000 गुड टैक्स लगता था वो 18,000 रुपये कर दिया है। सहकारिता राज्य मंत्री विक्रम ठेकेदार को पद से हटाने पर कोसली गांव के ग्रामीण भी हरियाणा सरकार का विरोध कर चुके हैं। ग्रामीणों ने तो बाकायदा सरकार को चेतावनी तक दे डाली थी। हमारे इलाके के 51 गाँवों की यहाँ कोसली के अंदर महापंचायत हुई और पंचायत के अंदर ये फैसला लिया गया कि हमारे मंत्री जी को दोबारा से, हमारे विधायक कोसली को दोबारा से मंत्री पद दिया जाए, क्योंकि इलाके की ये पुरानी मांग है। अगर दोबारा से नहीं दिया गया मंत्री पद तो 20 तारीख से सब डिवीजन कोसली के अंदर ये इलाके के लोग भूख हड़ताल पर बैठेंगे। जब भी कोई नई सरकार सत्ता में आती है तो वो लंबे चौड़े वायदे और घोषणाएं करके सत्ता पर काबिज हो जाती है, लेकिन ये घोषणाएं कितने सिरे चढ़ पाती हैं ये खुद सरकार को भी मालूम नहीं होता। सरकार की नीतियों से नाराज कर्मचारी सड़कों पर उतर आते हैं, जिसको भुनाने में विपक्ष भी पीछे नहीं रहता। ऐसे में सरकार या तो बैकफुट पर आ जाती है या फिर कर्मचारी और विपक्ष की मांगों को दबाने की हर संभव कोशिश में जुट जाती है। नीरज उपाध्याय, न्यूज डेस्क, खबर फास्ट। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, 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 बात न माने मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद हरियाणा सरकार मुर्दाबाद 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 बटर बटर मुर्दाबाद, 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 नहीं डरेंगे गुरकी से, खींच लेंगे कुर्सी से। सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, अभी चली अंगड़ाई है, आगे तो हर तरफ मुर्दाबाद बेहद खतरनाक ये आवाज है सूबे में जो सुनाई देती है। किसी भी गली कूचे या किसी भी महकमे की हो, फिर की विकास या तो हो नहीं रहा है या फिर जनता तक सरकार पहुंचा नहीं पा रही है कि किस तरह से हम विकास करना चाहते हैं, कितना कर चुके हैं और कितना करेंगे। तो क्या कुछ कारण है, कौन जिम्मेदार है इन प्रदर्शन के पीछे, धरने के पीछे, क्यों इतने ये जाम हो रहे हैं, क्यों मुर्दाबाद के नारे ज्यादा सुने जाते हैं सूबे में? इन्हीं सवालों के जवाब लेने की कोशिश रहेगी। कुछ खास मेहमान
मेहमान मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। बलदेव मेहरा राजनीतिक विश्लेषक आप हैं, डॉक्टर स्नेह अहलावत कांग्रेस नेता हैं, साथ ही देवेंद्र डांगी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, बलराम मकड़ोली इनेलो का पक्ष आप रखेंगे, साथ ही नोरता मल राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं और कपिल सहगल बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। स्वागत है आप तमाम मेहमानों का इस चर्चा में। तो डांगी जी, आपसे मैं शुरुआत करना चाहूंगी। अभी हम सब ने सुना, दर्शकों ने सुना, जनता ने सुना, हर तरफ मुर्दाबाद। आखिर क्या ये रोष है और क्यों है? एक्चुअली मुर्दाबाद जिंदाबाद का जहाँ तक मामला है तो इसके पीछे गहरी राजनीति है जी। बगैर राजनीति, बगैर धरने प्रदर्शन के कोई भी राजनीतिक दल जिंदा नहीं रह सकता। ये एक सोच बनी हुई है। अब लोगों को इससे क्या दिक्कतें होती हैं, क्या नहीं, उससे कोई लेना देना नहीं, तो ये कोरी राजनीति होती है। तो राजनीति ये हो रही है, जनता परेशान नहीं है? आपको लगता है कि जनता इतनी परेशान नहीं है चूंकि सियासत हो रही है विपक्ष के बीच में और सरकार को घेरने की ये कोशिश है? नहीं, जनता तो परेशान है ही, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, क्योंकि पिछले दो साल होने को आए हैं सरकार को बने, काम कहाँ हुआ है? अगर हुआ है तो दिखाई नहीं दे रहा है। लोगों में रोष बढ़ता जा रहा है और विपक्षी दल इस चीज को अगर आगे लेकर नहीं आएंगे तो वो जिंदा कैसे रहेंगे? ठीक है, भटनागर साहब आपके पास में आना चाहूंगी शुरुआत में ही। क्या लगता है आपको कि सरकार विफल है, जनता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर रही, या फिर महज ये सियासत है जो कि हर महकमे से छलकती नजर आती है हाल फिलहाल? ज्योति जी, सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा कि लोकतंत्र के अंदर जी धरने प्रदर्शन करना एक ये हमारा अधिकार होता है कि अगर कोई नाजायज हो रहा है, कहीं गलत हो रहा है, तो हम उसके खिलाफ आवाज उठाएं और एक तरह से हम ये कहें कि डोरबेल का काम करते हैं। जिस तरह घर में घुसने के लिए हमारे को घंटी बजानी है, सरकार को जगाने का काम करते हैं कि आपकी जो कार्यशैली चल रही है उस कार्यशैली से जनता खुश नहीं है। और इस समय के जो नेताओं में और प्रशासन के अंदर जो सबसे बड़ी चीज चल रही है वो ये है संवादहीनता। संवादहीनता हम इस तरह से कहेंगे कि वो कोई भी नेता जो है, जो सरकार में है जी, या उनके कार्यकर्ता जो है, जो प्रमुख रूप से है, प्रशासन है, वो जनता से किसी भी तरह की संवाद नहीं स्थापित करने की कोशिश में है। और दूसरी है संवेदनहीनता। ठीक है, जो धरने प्रदर्शन हो रहे हैं उसके लिए जो ज्ञापन दिए जा रहे हैं, उसके लिए जो लोगों की मांग है, महंगाई की है और अन्य मांगे हैं जिसके लिए वो धरने प्रदर्शन करते हैं, छोटी मांग है चाहे बड़ी मांग है, अगर प्रशासनिक अधिकारियों के पास जाते हैं तो उनको सुलझाने की बजाय सिर्फ ये कह दिया जाता है कि हम आपकी फला ज्ञापन को आपके फलाने मंत्री के पास भेज देंगे, कार्य उन्होंने करना है। जबकि प्रशासनिक अधिकारियों को इस तरह से किसी भी तरह से नहीं होना चाहिए। जब जनता उनके पास आई है, अगर उसकी वो समस्या का समाधान अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कर सकते हैं, अपने ब्लॉक स्तर के लेवल पर कर सकते हैं। ठीक है, तो कौन से स्तर पे ये खामियां हैं? अधिकारियों की माने या फिर सरकार की, या फिर दोनों के तालमेल की कमी, या जवाबदेही तय नहीं है? आप क्या कारण देखते हैं कि काम पूरे नहीं होते, जनता की शिकायतें सुनी नहीं जाती? इस समय जो हालात और परिस्थितियां पूरे प्रदेश में चल रही हैं वो ये है कि जनता की सुनवाई कहीं नहीं है। और जनता जब प्रशासनिक अधिकारियों के पास अपने कार्यों के लिए जाती है तो वो भी उसको इधर से उधर, उधर से इधर टाल मटोलू रवैया अपना रहे हैं, जिसकी वजह से सरकार की भी जो है बदपिट रही है। इस समय जनता जो है इस समय बिल्कुल भी किसी तरह से खुश नहीं है, सरकार से खुश नहीं है, या उसका जो सरकार का प्रशासन है, ब्यूरोक्रेसी है, उससे खुश नहीं है। अल्टीमेटली तो जनता इस समय जो सारी चीजों का जो है जनता को भुगतान भुगतना पड़ा है, छोटी छोटी चीजों के लिए, बिजली के बिलों के लिए, पानी के बिलों के लिए, बुढ़ापा पेंशन बनवाने के लिए, बिल्कुल तमाम समस्याएं हैं। ठीक है, हालांकि ये अभी आपने देखा होगा कि 1 अप्रैल से बुढ़ापा पेंशन को ऑनलाइन कर दिया गया, लेकिन सरकार ने ऑनलाइन तो कर दिया, लेकिन सरकार ने उसका कोई आज तक फीडबैक नहीं लिया। आज तक भी वो जिस तरह से वैसे ही फॉर्म भरे जा रहे हैं, वैसे ही नगर निगमों में लाइन लग रही है, लोग परेशान घूम रहे हैं, उनकी पेंशन नहीं बन रही। फिर ऑनलाइन सिस्टम कहाँ रहा? आपने ऑनलाइन कर दिया, ऑनलाइन तो कहीं नहीं रहा। तो इसका मतलब इसको ऊपर से ही चेक करना पड़ेगा, या उनके जो नीचे वाले अधिकारी हैं वो उसको लागू कराएं। अगर वो चीजें लागू नहीं होंगी, जो पॉलिसीज वो बना रहे हैं, और नीचे चाहे प्रशासनिक अधिकारी दोषी है चाहे मंत्री दोषी है, तो अल्टीमेट तो भुगतान तो सरकार को ही भुगतना ठीक है। चलिए बीजेपी का पक्ष यहाँ जानेंगे। कपिल जी, सुना अभी आपने, भटनागर साहब कह रहे हैं कि लोकतंत्र में धरना प्रदर्शन या फिर मुर्दाबाद के नारे एक डोरबेल की तरह काम करते हैं, फिर हर महकमे में ये प्रदर्शन क्यों डोरबेल बजानी पड़ रही है? क्या आप लोग विफल हैं? सरकार जनता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पा रही है क्या? देखिए,
भटनागर जी ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया का बेहतर तरीके से बताया है। हम संवैधानिक प्रक्रिया में रहते हैं जहां पर अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन वहां पर कौन रख सकता है? आम जनता अपनी बात रख सकती है, ना कि कोई पॉलिटिकल व्यक्ति उसके अंदर अपनी बात रख सकते हैं। आज क्या हो रहा है, अपनी बात रखने के लिए कोई भी राजनीतिक दल सड़कों पर उतर आता है और हाय तौबा करना शुरू कर देता है। नहीं, वो भी तो कर सकते हैं ना, वो क्यों नहीं कर सकते? अभिव्यक्ति का अधिकार तो अभिव्यक्ति का अधिकार सबको है ना जी। मुद्दे पर कितना उस योजना पर काम हुआ है, केवल राजनीतिक फायदा लेने के लिए इस प्रकार के धरने प्रदर्शन को इस प्रकार का रूप दे दिया जाता है। उसके अंदर कोई आम जनता तो कोई ठीक है आप राजनीतिक जो प्रदर्शन है, कपिल जी राजनीतिक प्रदर्शन को गलत कैसे मान रहे हैं? क्या हवाला देना चाहेंगे? राजनीतिक प्रदर्शन क्यों नहीं हो सकते? खिलाफत क्यों नहीं हो सकती? लोकतंत्र में क्या राजनीतिक दल हैं उनको अभिव्यक्ति का अधिकार नहीं है? संविधान के तहत संविधान ने उनको भी अधिकार दिया जी। होता है वो सरकार को चेताने का, सरकार को बताने का काम लगातार करता है, लेकिन बताने का काम भी करता है। क्या बताया जाए, किस प्रकार से बताया नहीं, जाए? फिर अनुभव तो ठीक है कपिल जी, आप सिर्फ ला करके धरने प्रदर्शन का और नारेबाजी का जो कहे अनुभव है। कपिल जी सुनेंगे एक बात, आज की बात बताता हूँ। कांग्रेस के पास तो कपिल जी धरने प्रदर्शन और हड़ताल का जो अनुभव है वो बीजेपी के पास सबसे ज्यादा है, बीजेपी के पास ज्यादा है। वहां के प्रदेशों से, जिलों से व्यक्तियों को बुला। कपिल जी मैंने एक बिंदु अभी रखा, आपने कहा कि राजनीति हो रही है तो बीजेपी के पास ये अनुभव ज्यादा है, फिर बीजेपी विपक्ष में रह के इस तरह के प्रदर्शन करती रही है प्रदेश के अंदर मचाया जी। कम से कम उसका प्रदेश ठीक है वो सभी बातें आपकी सुनेंगे। आप हमें भी एक बार सुनिए कि जो कुछ आपने कहा कि गलत कर रहे हैं, सियासत कर रहे हैं, फिर इस तरह की राजनीति करने का अनुभव बीजेपी के पास ज्यादा है सूबे में। आप लोग लगातार विपक्ष में रह के इस तरह के प्रदर्शन करते रहे, आप सरकारों को घेरते रहे, सरकार को नाकाम करार देते रहे, तो अब आपको नाकाम करार दिया जाता है। आप नाकाम हैं या नहीं? सराहा भी है, सरकार के अच्छे कार्य को हमने सराहा भी है, उनके साथ भी रहे हैं। यदि कोई वो बिल लेकर के भी आए हैं तो उसका हमने पुरजोर उनका साथ दिया है, उस बिल को पास करवाने के लिए सदैव उनके साथ खड़े रहे हैं। लेकिन आज विपक्ष पूरी तरह से आप लोगों ने साथ दिया, साथ देंगे ना, माननीय खट्टर जी विधानसभा में ही साथ देंगे ना, सड़कों पर तो बिलों का साथ नहीं देंगे। केवल एक ही मुद्दा बना करके कि मोदी जी को सीट से किस प्रकार से नीचे उतार दिया जाए, वो तो स्वयं कहते हैं मैं तो प्रधान सेवक हूँ, प्रधानमंत्री के रूप में आपने मुझे नहीं चुना, आप जहाँ मुझे आदेश करेंगे मैं वहां पर में चलते हैं प्रधान सेवक हमारे। केवल उनको निशाना बना करके 1.5 करोड़ की गाड़ी खरीदी जाती है प्रधान सेवक, प्रदेश की जनता को गुमराह करना ये कहीं उचित नहीं है जी। चलिए ठीक है बलराम जी, आप लोग सियासत कर रहे हैं और जनता जो करे वो समझ में आता है बीजेपी को। आप लोग चूंकि जो सरकार सही कर रही है उसे तो सही बताइए ना। नहीं, इंडियन नेशनल लोकदल तो हमेशा ही कमेरे वर्ग की और गरीब किसान की आवाज उठाएगी। भाजपा वाले तो खुद इनके ओम प्रकाश धनखड़ जी सड़कों पे धूल चाटा करते, पिछली बार जब धूल चाटा करते, सही बिल्कुल, और आज वो खुद अब प्रदर्शन कर रहा है। कर्मचारी मेरी आप मुझे बोले नहीं, आप कपिल जी बीच में ना बोले, नहीं ये आप नहीं आप देखिए मेरी बात सुनते, नहीं उनके जितने ट्वीट हैं, जितने भी आप उसके मीडिया की कवरेज ठीक है कपिल जी फिलहाल सुनेंगे, अभी इनेलो का पक्ष हम जानेंगे पैनल पर। ठीक है कपिल जी, आप जितनी बार बोलेंगे बीच में आपको टोकूंगा। ठीक है कपिल जी, कायदे से चलेंगे। ओम प्रकाश धनखड़ जी खुद प्रदर्शन कर रहे थे स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट को लागू करने के लिए, उन्होंने जो एक रोड मार्च निकाली। 2 साल हो गए इनकी सरकार आए, क्या उन्होंने कुछ उस पे किया है? और खुद विक्रम ठेकेदार को मंत्री बनाने के लिए इनके कार्यकर्ता सड़क पे बैठे हुए हैं। कहते हैं ना कि 90% की जितनी तो मांगे हम पूरी कर चुके हैं, अभी क्या जरूरत है? और ना ही इतना पैसा है, फायदा नहीं होगा, नुकसान होगा जी। वो ये, मगर मैं आपको बताना चाहूँ इंडियन नेशनल लोकदल की जो बीमा जो करने जा रही है सरकार, सेंटर की सरकार, किसानों का जबरदस्ती उनके पैसे बैंक में से काटने के खिलाफ हम उनके खिलाफ खड़े हैं। और इंडियन नेशनल लोकदल के साथ हरियाणा का किसान आगे खड़ा हो गया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपने क्लिपिंग नहीं दिखाई है। किसान आपके साथ आए या आप किसान के साथ गए, ये मैं जरूर जानना चाहूंगी। नहीं, हम तो किसान के साथ ही हैं, किसान भी हमारे साथ आगे तालमेल बना रहे हैं। आप देखिए ट्रैक्टर ट्रॉलियों में बैठ के किसान पानी भरने ठीक है, चलिए इन्हीं बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे बलराम जी। तमाम सवाल हैं, उनकी कोशिश रहेगी जवाब लेने की। उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकेंगे।
तो ब्रेक से पहले हम चर्चा कर रहे थे कि इतने धरने प्रदर्शन, इतने खिलाफत, इतना विरोध क्यों, कौन जिम्मेदार है और कौन पीछे है? क्या जनता ही परेशान है या फिर विपक्ष की परेशानी है? तो इन्हीं सवालों के जवाब लेने की फिर से एक बार कोशिश है। डॉक्टर स्नेह अलाहावत, कांग्रेस नेता, मेरे साथ है। क्या लगता है स्नेह जी, क्यों आप लोग किसी का भी साथ देने के लिए उतर जाते हैं? फिर फसल बीमा योजना की हम बात कर लें, जाट आरक्षण आंदोलन, एक विशेष समुदाय की हम बात कर लें, सरकार का विरोध करने के लिए आप मतलब किसी के भी साथ जाते हैं कि सूबे के हित में है या नहीं है, जनता के हित में है या नहीं है, क्या कहेंगे? पहले तो मैं कपिल जी की बात का जवाब देना चाहूंगी कि मैं कोऑर्डिनेटर हूं हरियाणा प्रदेश में, तो रोहतक मेरा क्षेत्र है। ठीक है। बहुत गलत इल्जाम लगाया इन्होंने कि बाहर से लोग लाने पड़ रहे हैं। बाहर से कोई व्यक्तिगत इल्जाम नहीं लगाया। नहीं, तो उसका जवाब देना तो उचित है ना। ठीक है कपिल जी आप बीच में अभी जवाब हम सुनेंगे। ठीक है, व्यक्तिगत मैंने किसी का नाम नहीं लिया। बाहर से तो मैं, और क्या कहना चाहते हैं आप? आपको जवाब भी सुनना पड़ेगा जब आपने सवाल ठीक है, आप जवाब दीजिए। ठीक है, चलिए। दूसरी बात कि आज हर गृहिणी दुखी है। मैं तो ये कहना चाहूंगी कि आप भी दुखी हैं। जब इतनी महंगाई बढ़ी है तो किचन जो उसके एकमात्र स्थान है, जहां उसका 2000 में काम चलता था, 15,000 में भी नहीं चलता है। 4 गुना 5 गुना जब महंगाई बढ़ गई ठीक है, तो लोग खुद सड़कों पे उतर रहे हैं। पहली बार हुआ है कि कोई सरकार इतनी जल्दी इतनी अधिक अलोकप्रिय हुई है। तो जनता के सहयोग के बिना प्रदर्शन नहीं होता कभी भी। अकेली कोई पार्टी कैसे प्रदर्शन कर लेगी? इसमें जनता का सहयोग सबसे पहले आवश्यक होता है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी, ये आज जो अभी आपने प्रदर्शन किया, हमने बाइट भी सुनी, ये कांग्रेस महिला विंग का प्रदर्शन था या आम जनता का प्रदर्शन था? रोहतक की जनता का? नहीं, आम जनता का ही प्रदर्शन था। आम जनता इसमें शामिल थी। अकेली कांग्रेस नहीं प्रदर्शन सफलतापूर्वक कर सकती। जब नहीं, क्यों नहीं कर सकते? आप विधानसभा के परिसर के बाहर आप बैठ सकते हैं, आप लोग अकेले, तो क्यों नहीं कर सकते? फिर सड़कों पर नहीं उतर सकते? कितनी बार नहीं उतरे हैं और कितनी बार उतरे हैं फिर आप अकेले? कि अभी कहीं कांग्रेस युवा मोर्चा जो है उसका प्रदर्शन है, महिला विंग का प्रदर्शन है अभी अलग से, तो फिर आप कहते हैं कि जनता ही प्रदर्शन करती है, कांग्रेस प्रदर्शन ही नहीं करती है, जनता शामिल है। चलिए ठीक है, क्योंकि जनता दुखी है इसलिए वो शामिल है। यूं ही कोई शामिल नहीं हो जाता। जब वो परेशानी उसकी नाक तक पहुंची है, ठीक है, तो वो आई है। और ठीक है, मेहरा साहब आपके पास में आना चाहूंगी। जनता परेशान है इसलिए कांग्रेस प्रदर्शन करती है, क्या जनता की परेशानी से ही विपक्ष परेशान होता है या फिर सरकार को घेरने की कोशिशों में इस तरह के प्रदर्शन किए जाते हैं? और जाट आरक्षण आंदोलन को लेकर मैंने स्नेह जी से भी जानना चाहा, चूंकि वो बिंदु पर नहीं आई, तो आपसे मैं जानना चाहूंगी कि जाट आरक्षण आंदोलन, इतनी हिंसा प्रदेश में हुई, दूसरा कहीं एक पड़ाव फिर से शुरू हुआ, इनेलो ने भी साथ देने का दम भरा और कांग्रेस भी साथ देने गई, क्या सही है? क्या ये कि सियासत के लिए आप परिणामों की ना सोचे? जी नहीं, राजनीतिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो जाट बाहुल्य प्रदेश माना जाता है हरियाणा। बिल्कुल। और जाट बाहुल्य के साथ साथ एक सामर्थ्य भी है, समर्थ एक जाति है जो राजनीति की एक निर्णायक है, ये निर्णायक कहा जा सकता है सब तरह से। तो ऐसी स्थिति में उसमें से लगभग 50% जो आबादी है वो इस आरक्षण की हकदार है। क्योंकि विभाजन पहले लैंड सीलिंग एक्ट के अनुसार जिस तरह से जमीनें कम हुई, नहीं ठीक है ना, वो तो सरकार भी मानती है कि हकदार है। मेहरा साहब, अभी कहीं कानूनी पेंच में मामला फंसा है, सरकार ने राजस्थान से वकील भी हायर कर लिया है और मजबूती के साथ पैरवी करवा रही है। उसके बावजूद क्या जरूरत क्या पड़ती है इनेलो को साथ जाने की, कांग्रेस को साथ जाने की? जब कहीं कानूनी लड़ाई जब ये बच जाती है तो मामले को और तुल देने की कोशिश क्यों करते हैं फिर कोई भी राजनीतिक दल हो? इनमें राजनीतिक लाभ तो महत्वपूर्ण है। ठीक है, इन सब का क्रेडिट किसको मिलेगा? स्वतंत्रता का अधिकार जो भारत के 3 में संविधान रूप से मिला हुआ है, ठीक है, उसी के अंतर्गत ये स्थितियां हैं कि शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन का अधिकार दिया गया है स्वतंत्रता के अंतर्गत। तो ऐसी स्थिति में उसका जो दुरुपयोग किया जाता है, राजनीतिक पार्टियां हर उसमें तबके में जो भी जिस प्रकार के कर्मचारी संस्थाएं हैं उनके अंदर अपने अपने प्रतिनिधि जो है वो कोशिश ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे चर्चा में। बलराम जी, क्रेडिट लेने के लिए सारी की सारी राजनीति। ठीक है बलराम जी, क्रेडिट लेने के लिए आप लोग राजनीति करते हैं, अभी मेहरा साहब ने कहा, और राजनीतिक लाभ आप लोगों के हैं, फिर जनता के लाभ कहें क्यों पीछे चले जाते हैं? आप लोगों के लाभ इतने आगे क्यों आ जाते हैं? फिर फसल बीमा योजना की हम बात कर लें, आप लोग खिलाफत कर रहे हैं, जाट आरक्षण आंदोलन की बात कर लें, मामला कानूनी पेंच में फंसा है, बावजूद इसके आप लोग
सीधे समर्थन में उतर के आते हैं, क्या जरूरत पड़ती है? देखिए, पहले तो मैं आपकी बात को सुधारना चाहता हूँ, ये सिर्फ जाटों के लिए आरक्षण नहीं था, ये और भी 4-5 जातियां हैं, ठीक है, लेकिन बार बार आप जाट आरक्षण करके जाट कौम को बदनाम करने का ना काम करें। ठीक है बलराम जी मैं आपको बता दूं, ठीक है, पहले भी आप बात पूरी कीजिए। 5 जाति और हैं, आप बोलिए कि जाटों के साथ साथ जितनी जाति उनका आरक्षण की बात करें आप, ठीक है, वो सारी जाति साथ में, ठीक है, आप बात पूरी कीजिए, मैं जवाब दूंगी। ठीक है, जाट आज आर्थिक रूप से बहुत पिछड़ चुका है, किसान के पास जमीन नहीं बची है, किसी किसान के पास 1 एकड़ जमीन है, उसके 2 लड़के हो गए। ठीक है बलराम जी आप बात पूरी कीजिएगा, लंबा सा जवाब दीजिएगा। उससे पहले मैं बता दूं कि जाट आरक्षण आंदोलन में क्यों कह रही हूं, क्योंकि जाट समुदाय ने ये आंदोलन किया था और अल्टीमेटम भी जाट समुदाय एक संघर्ष समिति ने ये अल्टीमेटम दिया था, उनके नेतृत्व में ये आंदोलन हो रहा था। और आप लोग जब भी साथ देने गए, आपके नेताओं ने जो दम भरा था वो एक समुदाय विशेष को लेकर किया था। बेशक फिर 6 जाति, मैं आपको अपने मैं साथ में था, हमारे यहाँ पे हम जैसे भी गए, हम नेता प्रतिपक्ष अभय चौटाला जी का सिर्फ जाट नहीं सारी बिरादरियों का वहाँ पर माइक पर उन्होंने बोला था, और हम आग में घी डालने का काम नहीं कर रहे। जाटों का हकीकत में बहुत बुरी स्थिति हो रखी है हरियाणा के अंदर, जब राजस्थान के अंदर मिला हुआ है और उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में क्यों देने में इनको, जब इन्होंने प्रॉमिस किया था, मैनिफेस्टो में प्रॉमिस किया था भाजपा ने। मेरी और ना ही मेरे चैनल की मंशा है किसी भी जाति विशेष को कहूं यहाँ पे टारगेट करने की या फिर इस तरह की बात करने की, लेकिन क्योंकि राजनीतिक दल करते हैं उसकी मैंने चर्चा की। और साथ ही बात कर ले कि फिर ठीक है 6 जातियां थी उनके समेत, तो कानूनी पेच में तो मामला फंसा है ना, सभी जातियों के लिए सरकार कोशिश कर रही है ना, सभी जातियों के लिए सरकार कोशिश कर रही है ना, फिर बेशक कोई भी जाति हो फिर 6 में से, तो फिर समर्थन क्यों? तो पुरानी बात हो चुकी, जब जाटों के हमने करा था, अब तो कोई ऐसा आंदोलन चल नहीं रहा है, ठीक है, अब ना हमारा कोई ऐसा बयान आया, तो जो हम समय बताएगा कि सरकार कितना हमारा पक्ष जाटों के लिए पक्ष रखती है। वहां पर विधानसभा के अंदर इन्होंने कमेटी बिठाई थी, भाजपा के बैठे थे, कांग्रेस बैठी थी, इनेलो बैठी थी, खुद मुख्यमंत्री ने कहा था कि हम इसको जाट कम्युनिटी के साथ साथ और कम्युनिटीज को आरक्षण देने से पहले हम इसको यहाँ पर पास कराएंगे। इन्होंने पास नहीं कराई, मीठी गोली वहां पर दे दी, हमने विश्वास कर लिया इनकी बातों के ऊपर, और इन्होंने जनता के साथ, जाट कौम के साथ साथ और बिरादरियों के साथ धोखा दिया है भाजपा की सरकार। ठीक है, आप कह रहे हैं कि पुरानी ये बात हो गई, क्योंकि हम सब बातों की चर्चा कर रहे हैं कि जो सूबे की जनता को जिन चीजों ने और जिन प्रदर्शनों ने प्रभावित किया है सीधे तौर पर, कैसे वो हुए हैं और कौन उनके पीछे रहा, उन बातों की। सबसे ज्यादा आज तो आज किसान और कर्मचारी हैं। कर्मचारियों का इन्होंने यूनियन बनाने के लिए पहले 30 की संख्या होनी चाहिए थी, अब इन्होंने 100 कर दी, और उसी प्रकार से 100 जो बड़ी फैक्ट्रियों में काम करते थे उनकी 300 कर दी। बड़ी फैक्ट्री हरियाणा के अंदर बहुत गिनी चुनी है जिनको इंश्योरेंस वगैरह जिनकी मिलनी चाहिए थी, कहीं ना कहीं कर्मचारियों के हाथ तो कोई राजनीतिक दल ने तो यूं, हम तो जाके वहां पर नहीं, कर्मचारी अपने आप ही सड़कों पे आए हुए हैं ना, कर्मचारियों ने इतना बड़ा आज प्रदर्शन किया है वहां पर, आहत है जब भी तो प्रदर्शन कर रहे हैं, उसको राजनीतिक रूप ना दें। कर्मचारी भी पहलू है, वो बिल्कुल कर्मचारी कहीं ना कहीं उनको पता है उनके यहाँ धोखा होने लग रहा है। देखिए आपके लाइव चलने लग रहा है, जब से आपने उस डिबेट में भी दिखाया, स्टार्टिंग में दिखाया, तो आज पूरी हरियाणा की जनता हाथ है, बीजेपी ने जो कहा उनमें से एक बात पूरी नहीं करी, तो जनता को पता लग गया कि सिर्फ धोखा दिया था इन्होंने, इसलिए सड़कों पे अपने आप उतर कर आ रही है। और हम इंडियन नेशनल लोकदल किसानों के साथ ये बीमा पॉलिसी को हम इनके बिल्कुल खिलाफ खड़े हैं। हम इनके, मैंने आपसे पहले ही बोला और आज भी बोल रहा हूँ कि हम किसानों के हित की बात के साथ हम बिल्कुल खड़े हैं। ठीक है डांगी जी आपके पास मैं आना चाहूंगी, अगर बात कर लें अलग अलग मंत्रालयों की, अलग अलग विभागों की हम बात कर लें, फिर शिक्षा विभाग हो, स्वास्थ्य विभाग हो, वित्त विभाग हो या कृषि विभाग हो, तो सभी महकमों में लोग परेशान हैं, धरने प्रदर्शन होते हैं, मांगों को लेकर बात रखी जाती है। क्या लगता है सभी मंत्रालय फेल हैं सरकार के? नहीं, इसमें एक बात यह भी है कि आप जब सत्ता आपने संभाली है, उसमें सत्ता हासिल करने से पहले आपने चुनावी वादे क्या क्या किए हैं जी। वादे आप अनगिनत कर देते हैं, जहां आपको लगता है कि हाँ ये वादा कर दो वोट मिल जाएगी, आप आंख बंद करके कोई भी कमिटमेंट कर देते हैं। उस पर अगर आप खरा नहीं उतरोगे तो लोग आहत होंगे, आहत होके जो है ना फिर वो सड़कों पे आएंगे, प्रदर्शन करेंगे और क्या करेंगे वो। ठीक है भटनागर साहब, आपको क्या लगता है इस तरह से घोषणाएं कर दी जाती हैं? सीएम साहब की बात कर लें तो 1800 घोषणाएं कर चुके हैं, 154 वादे किए हैं बड़े बड़े, जिनमें से अहम वादे पूरे नहीं किए गए हैं। गो संरक्षण विधेयक की हम बात कर लें उसको छोड़ के, तो क्या लगता है जो घोषणाएं की जाती हैं, जनता को एक उम्मीद दी जाती है, उसके चलते इस तरह की खिलाफत होती है? जनता को उम्मीदें चुनाव के अंदर नेताओं को देना आजकल आज के समय में एक ये वो अपना फर्ज सा समझते हैं, जरूरी हो गया कि हम जनता को बरगलाना है चुनाव के समय में वोट पाने के लिए जी। और 5 साल तक फिर वो जनता इतनी परेशान और आहत घूमती है, जिसको कि हम आज पूरे प्रदेश में देखते हैं। क्योंकि सबसे बड़ी चीज जो है, जब मैनिफेस्टोज बनाए जाते हैं उस समय हर पार्टी अपना एक कमेटी बनाती है, वो बना रही है। उस समय सभी चीजें होती हैं, जैसा भी बात हो रही थी किसानों के लिए स्वामीनाथन आयोग,
उसके लिए अपना औद्योगिक कर्मचारियों के लिए, फैक्ट्री के कर्मचारियों के लिए एक अलग से, जिसका कि कभी अभी इन्होंने बिना किसी औद्योगिक कर्मचारी की सलाह की है या किसी भी यूनियन से सलाह की है, एक एक्ट पास कर दिया कि जिसमें जिस फैक्ट्री में 300 से कम कर्मचारी होंगे, मालिक की मर्जी है, कभी भी उनको किसी को भी निकाल सकते हैं, जो कि एक किसान और मजदूर वर्ग के लिए तो बहुत ही एक गंभीर समस्या पैदा हो गई है। उसके बाद पहले पीएफ का कहा कि 10 आदमी से कम होंगे तो वहां पर पीएफ नहीं कटेगा, फिर बाद में अपना बैक किया इन्होंने, कहा कि 20 आदमी जरूरी रहेंगे। मतलब इस तरह से जो भी डिसीजन लिए जाते हैं, जो भी इस समय सरकार का थिंक टैंक है जी। आपने और हमने काफी फैसले देखे जो सरकार ने लिए और उसके बाद बैक किया। मतलब इस तरह से सरकार किस तरह से चलेगी? क्यों होती है? क्या आनन फानन में फैसले लेती है सरकार? कपिल जी, और बात करें अभी आपने कहा की बात बार बार होती है, हम सभी करते हैं। भाई सरकार चलाइए, 2 साल हो गए हैं। कांग्रेस ने भी किया कि जब भी बिजली विभाग की बात कर ले, प्रदर्शन हुआ, कंप्यूटर टीचर्स की बात कर ले भटनागर साहब, जब भी प्रदर्शन किया गया, कांग्रेस ने भी अपने फैसले वापस लिए। तो सरकारों की इस तरह की किरकिरी क्यों होती है? क्या आनन फानन में फैसले लिए जाते हैं या फिर फैसले वोट बैंक को देखते हुए वापस ले लिए जाते हैं? मेरा जी बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ कि आनन फानन में फैसला लिया गया है। जैसे अभी स्थानांतरण पॉलिसी इन्होंने बनाई है जी, एक साथ एक क्लिक से जो है ना हजारों टीचर्स का जो है तबादला हो गया। अदरवाइज जो है ना पूरा परिवार बैठा रहा करता। बिल्कुल, कोई मंत्री के पास है, कोई विधायक को लेके बैठे हैं, ये अच्छी पहल है, लाखों रुपया खर्च करके जो है ना वो फिर भी स्थानांतरण नहीं होता था। शिक्षा के क्षेत्र में जैसे अभी हमारे शिक्षा मंत्री हरियाणा ने सीटें बढ़ाने का फैसला किया, लेकिन उसके आदेश अभी तक नहीं आए हैं। कुछ नहीं, ये घोषणाएं हो जाती हैं। किस तरह से मतलब आनन फानन में जो हो रहा है, किसी भी आंख बंद करके फैसला ले लेना, पूरा एक सिस्टम होना चाहिए। उस सिस्टम के फौरी तौर पर आपको राहत देंगे, इस तरह का लालच, इस तरह की लालसा इसके अलावा सरकार देती है। चलिए ठीक है, एक चीज और भी चल रही है जो हम चर्चा कर रहे हैं, धरने प्रदर्शन की बात करते हैं हम। धरने प्रदर्शन करना हमारा अधिकार है, तो इस समय एक इस तरह की नीति या एक इस तरह की कार्यवाही चल रही है। अगर आप धरने प्रदर्शन करते हैं तो आपके खिलाफ केस फाइल किए जा रहे हैं। बिल्कुल, आपने देखा पूरे देश के अंदर, गुजरात में भी हुआ, हरियाणा में भी हुआ और जगह भी। अगर आप विरोध करते हैं, राजनीति के अंदर अगर आप विरोध को सहने की क्षमता नहीं है, आप सत्ता में है, कल तक आप विपक्ष में थे तो आप भी विरोध कर रहे थे, कभी आपके खिलाफ केस नहीं हुए। लोगों के खिलाफ तो विशेष परिस्थितियां है ना कि आप सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाओगे या सरकार की व्यवस्था और जनता को परेशानी हो रही है, एस्मा लागू कर देते हैं, उसके बावजूद भी प्रदर्शन हो जाते हैं, वो दूसरी बात है जी। तो क्या राजद्रोह इस तरह से फाइल कर देना किसी के खिलाफ भी केस, या एक तरह से उसको डराना, मतलब प्रदर्शन और धरने करना हमारा फंडामेंटल राइट्स के अंदर आता है। बिल्कुल, हमारा फ्रीडम शांति के साथ जी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे जी। वायदे पूरे करने का जो श्रेय जो है सबसे पहले जाता है चौधरी लाल को। ठीक है, एक ही कलम में उन्होंने सीधा कहा था भाई आप कैसे कर्ज माफ करोगे, कि मैं पूछ लूंगा कितने कर्ज है लोगों का, एक नीचे कर दूंगा, सबका कर्ज माफ, नीचे देवीलाल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे चर्चा में। ठीक है मेरा साहब, आगे बढ़ेंगे, समय भी थोड़ा कम रहेगा हमारे पास। कपिल जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी, आपने कहा कि विपक्षी दल सियासत करते हैं, सड़कों पर आते हैं, फिर आपके ही अभी जो विधायक हैं और जो पूर्व राज्य मंत्री रहे, कोसली से विधायक विक्रम ठेकेदार की मैं बात करूंगी, उनको जैसे ही मंत्रिमंडल से बाहर भेजा गया, उनके समर्थक 51 गांव की पंचायत हुई और उनको वापस मंत्रिमंडल में बुलाने की मांग की गई। तो क्यों फिर ये तालमेल नहीं है विधायक के बीच में और सरकार के बीच में? क्या वो खुद से समर्थकों को कहीं आगे बढ़ा रहे हैं, उत्साहित कर रहे हैं इस तरह का प्रदर्शन करने के लिए, खिलाफत करने के लिए, पंचायत करके अल्टीमेटम देने के लिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता निष्ठावान और शिष्टाचार कार्यकर्ता है। ये विशेषाधिकार माननीय मुख्यमंत्री जी का है, किसको उनको मंत्री बनाना है, किस पद पर रखना है, किस पद पर नहीं रखना है। यदि उनको ऐसा लगा होगा कि उनके जो कार्यकाल के दौरान अच्छी जो योजनाएं नहीं धरातल पर आ सकी, तो निश्चित उन्होंने बदलाव करने की कोशिश की है। तो बदलाव किसके लिए करने की कोशिश की? प्रदेश की जनता के लिए करने की कोशिश की, ना कि किसी व्यक्ति विशेष को प्रतिक्रिया। इस पे जवाब चाहूंगी। का काम हमने नहीं किया। हम काम चाहते हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी काम चाहते हैं, उस काम के लिए चाहे किसी जो विधायक है किसी को मंत्री ताकि उनका जो अनुभव है प्रदेश की जनता के लिए काम आ सके। कपिल जी, आप जवाब पर आना नहीं चाह रहे हैं, जवाब पे आएंगे ही नहीं, उम्मीद ना रखें आपसे। कपिल जी जवाब नहीं देना चाह रहे क्या आप? 51 गांव की जो पंचायत हुई, आपके विधायक के समर्थक इस तरह की खिलाफत क्यों करते हैं? क्या कहें, एक तालमेल नहीं है? फिर अनुशासन की बात करते हैं, आप लोग की संगठन में सबसे ज्यादा अनुशासन है, मजबूत आपकी पार्टी है, क्या यही मजबूती है, यही अनुशासन और एकता है? देखिए, यदि किसी व्यक्ति को एक पद से
अपनी दायित्व से मुक्त कर दिया जाए तो निश्चित है कोई ना कोई जो उसके संबंधित व्यक्ति होते हैं, उसके कार्यकर्ता होते हैं, उसके चाहने वाले होते हैं, निश्चित उनको ऐसा एक ठेस नहीं, पहुंचती उनको जो लगता है, देखिए आप सवाल समझ नहीं रहे हैं जी, लेकिन वो यह नहीं समझ पाते कि प्रदेश का हित किसके अंदर है। यदि किसी इनको निकाल करके उसको अगर डाल दिया जाए तो वो बेहतर। चलिए ठीक है, छोटा सा जवाब ये चाहूंगी, क्या तालमेल की कमी नहीं है? क्या विधायक के समर्थक इस तरह की महापंचायत क्यों करते हैं, क्यों अल्टीमेटम करते हैं फिर देते हैं, जब सीएम का विशेषाधिकार है कि मंत्रिमंडल से किसी भी मंत्री को बाहर भेज सकते हैं, नए मंत्री को बुला सकते हैं, इस विशेषाधिकार पर फिर सवाल क्यों खड़े किए जाते हैं? मैं समझता हूँ ये बेहतर। ठीक है, स्नेहा जी आपके पास में आऊंगी, कांग्रेस कैसे देखती है पूरे प्रकरण को? एक प्रक्रिया, लोकतांत्रिक प्रक्रिया। नहीं कपिल जी आगे बढ़ेंगे, ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया नहीं, ये महज लोकतांत्रिक प्रक्रिया नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ना चाहूंगी, समय कम है। ऐसे राज चलते नहीं रहता। हमारा कल्चर कांग्रेस और दूसरी विपक्षी पार्टी की तरह नहीं है, पूरी तरह से लोकतांत्रिक प्रक्रिया से हम सब काम करते हैं। ठीक है कपिल जी जवाब नहीं आया, ठीक है। 10 लाख रुपया लगता है बिल्कुल गांव की पंचायत, बिल्कुल ठीक है। स्नेहा जी, कांग्रेस कैसे इस पूरे प्रकरण को देखती है कि विक्रम ठेकेदार के समर्थक अल्टीमेटम सरकार को देते हैं कि 20 अगस्त तक आप वापस बुला लीजिए हमारे विधायक को मंत्रिमंडल में, अन्यथा जो भी कुछ होगा उसका खामियाजा सरकार भुगतेगी। फिर वो लोग जो विधायक को जिताने के लिए जब वो उम्मीदवार थे वोट डालते हैं, क्या उनके कहने से वो रुकेंगे नहीं कि महापंचायत ना करें, सरकार को अल्टीमेटम ना दें, इस तरह की खिलाफत ना करें सरकार के खिलाफ? ज्योति जी, ये अपने आप में बीजेपी के अंदर की कहानी सुना रही हैं। उनके अंदर खुद एक विस्फोट है जी, और उन तालमेल की कमी है। बिल्कुल आप जैसे कह रही हैं वही सही बात है। और विक्रम जी दोबारा अपना पद लेना चाहते हैं जो उनको किसी कीमत में मिलने वाला नहीं है, क्योंकि उनके विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप। ठीक है, वो पद लेना चाहते हैं, किसी को भी अच्छा लगेगा जिस तरह की सुविधाएं मिलते हैं, ठीक है। उससे पहले भी राव इंद्रजीत से मुलाकात की, लेकिन उसके बाद कहे कि महापंचायत सरकार को ही सीधे सीधे कटघरे में खड़ा करना कि आपको 20 अगस्त तक मंत्रिमंडल में वापस हमारे विधायक को बुलाना पड़ेगा, तो मेरा साहब कैसे देखते हैं आप पूरे प्रकरण को? गलत चलन है, ये गलत चलन है और इसको रोकना होगा। बीजेपी इसमें पहल करेगी। मेरा साहब क्या लगता है, सरकार विफल रही है क्या? सीएम विफल रहे हैं क्या? तालमेल नहीं हो सकता था क्या? सरकार विफल तो नहीं रही है, सरकार अपना काम कर रही है, लेकिन जिसको मंत्रिमंडल से हटाना तो अपने आप में राजनीतिक उसको एक आघात है जी। और वो व्यक्तित्व अब किस प्रकार से अपने आप को आगे लाने के लिए प्रयास तो करेगा ही। पंचायत अपने आप नहीं आती, पंचायतें आज के टाइम में प्रोजेक्टेड है, सारी की सारी खाप और पंचायत जो है वो प्रोजेक्टेड है और वो किसी न किसी पॉलिटिकल मोटिवेशन से कार्य करती हैं। तो जब तक उसके पीछे कोई खर्च करने वाला या उसको बेनिफिट लेने वाला नहीं होता तब तक उनका कोई उद्देश्य नहीं होता। ठीक है, चलिए। सामाजिक नहीं होगा, राजनीतिक फायदा ज्यादा होता है। एक बड़ी मोटी कमी ये है कि पहले ये सपने दिखाती है जनता को भी और अपने मंत्रियों को भी। ये इतना बड़ा सपना दिखा देती है और फिर उसमें जब सुई चुभती है, फूंक निकलती है, सरकार भ्रष्टाचार के कारण, महंगाई के कारण वो हमें शिक्षा देने के लिए आए हैं, वो हमेशा बढ़िया रिएक्शन नहीं होता उनका। ठीक है, तो सरकार को भुगतना पड़ रहा है ये सब। ठीक है जहाँ पर ठीक है कपिल जी आगे बढ़ेंगे। ठीक है ठीक है बलराम जी आप कुछ कहना चाह रहे थे। ठीक है कपिल जी सुनेंगे, फिलहाल आगे बढ़ेंगे। ठीक है कौन सी पार्टी के झंडे थे? ठीक है बलराम जी आपसे मैं जवाब चाहूंगी। घोषणा पत्र बीजेपी का मेरे सामने है, तमाम तरह के वादे किए गए हैं और साथ ही 154 कहे वादे हैं ये। तो क्या लगता है उन वादों को पूरा ना कर पाना, और खासकर बात करें गो संरक्षण विधेयक तो लेकर आई बीजेपी, ये तो कहेंगे कि इस चीज के लिए साधुवाद होना चाहिए सूबे में। देखिए गौ संरक्षण विधेयक लेकर आए तो आज के अखबार में दिखाई दे रहा है कि गौओं की क्या हालत हो रखी है गौशाला के अंदर। बिल्कुल लाइव वीडियो चलने लग रहा है ना कि हरियाणा में, राजस्थान में भाजपा की सरकार है, जयपुर के अंदर 80 के करीब गौ माता गौशाला के अंदर मर रही है एक दिन में। दलदल के अंदर दलदल के अंदर बछड़ी फंसी हुई है। लाइव वीडियो चलने लग रहा है। ये तो राष्ट्र को बांटना चाहते हैं, इनकी तो नीति रही है, जाटों को नॉन जाट से लड़वा दो, हिंदुओं को मुसलमान से लड़ा दो। अब गौ रक्षा दल बना लिया है। गौ रक्षा के अंदर ये गौ रक्षा के दल के खिलाफ नहीं है, मगर जिस तरह के हिंसक रूप ले रहे हैं उसके हम खिलाफ हैं। गौओं की इज्जत करते हैं, गौओं को माता का दर्जा दिया गया, उनकी नहीं करें, उनके तो नाम पे वोट लेना चाहते हैं बस ये। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार से ये भाजपा वाले मेरे जो भाई बैठे कहने लग रहे हैं कि हमने ये करा वो करा,
आपने बताया कि आपके आगे मैनिफेस्टो पड़ा है, कहाँ दिया इन्होंने बेरोजगारी भत्ता युवाओं को? इन्होंने झूठे सपने दिखाए, 6,000 9,000 8,000 एक भी बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया। 2 साल आप जवाब लीजिए इनसे, क्या मजबूर है, इन्होंने क्यों नहीं बेरोजगारी भत्ता दिया युवाओं को? 2000 पेंशन का था, वो नहीं दी इन्होंने पेंशन आज तक। बीजेपी वालों कितने घर गए? ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अपने घर में तो रखो। ठीक है डांगी जी आपको क्या लगता है? वो घर का ठीक है, ये अक्सर कर देते हैं, राजनीतिक दल तमाम करते हैं, फिर कांग्रेस इन्हें किसी की भी बात कर लें, फिर बीजेपी की बात हुई, अभी नए आए हैं तो सवाल ज्यादा कर रहे हैं, ये भी एक कारण हो सकता है, ये एक पहलू हो सकता है। ठीक है डांगी जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी, क्या लगता है आपको, सरकार केवल प्रदर्शन धरनों की आवाज सुनती है, मुर्दाबाद ही पहुंचता है सरकार के कानों तक? कहीं बात कर लें बिजली विभाग की कि घाटे में चल रहा है, इसलिए बिजली निगम की 23 सब डिवीजन को कहीं निजी हाथों में सौंपने का फैसला लेती है, उसके बाद किरकिरी होती है, फिर कहीं एक तरह की प्रतिस्पर्धा या वार्ता के मंच तक बात पहुंचती है और फिर फैसला एक तरह से वापस ही लिया जाता है या कहीं उसमें संशोधन की बात होती है। तो क्यों सरकारों की फजीहत होती है और खासकर बीजेपी की हर एक महकमे में इस तरह से फैसले वापस लेने की किरकिरी क्यों होती है? क्या लगता है आपको? देखिए ज्योति जी, सीधी सी बात है, अगर आप बगैर कुछ सोचे समझे ग्राउंड की रियलिटीज को जाने बगैर अगर आप कोई डिसीजन लेंगे तो जाहिर सी बात उसके ऊपर सवाल भी उठेंगे। सवाल जब ज्यादा उठने लगे तो यू टर्न मार जाओ, फिर दूसरों को उसके लिए दोषी बताओ, ये तो कोई तुक नहीं है ना इस बात का। ठीक है, नहीं ये भी कहते हैं कि पहले की जो सरकार थी आदत थी कहीं ना कहीं कि कांग्रेस घुटने टेक देती थी, जिसके चलते इस तरह की बातें होती नहीं, घुटने कौन नहीं टेकता? घुटने तो सभी टेकते हैं। कांग्रेस बीजेपी को बताएगी, बीजेपी कांग्रेस को बताएगी। जनता को आदत हो जाए कि आप सड़कों पे अगर चले जाएंगे, आप रोड जाम कर देंगे तो चीजें इतनी बाधित होंगी कि सरकार सुनेगी, सरकार मजबूर हो जाएगी। लाइमलाइट में बने रहने के लिए वही बात है कि राजनीतिक रूप से जिंदा रहने के लिए खुद कृषि मंत्री जी अभी ओम प्रकाश धनखड़ जी झज्जर से आ रहे थे, अखबार में फोटो देखी है, हरियाणा रोडवेज की बसें ट्रैफिक में फंसी हुई हैं। खुद मंत्री, इतना जिम्मेदारी का पद है, आराम जनता परेशान है, सड़कों पे पैदल आने लग रहे हैं, हरियाणा रोडवेज की बसें पीछे जाम में फंसी हुई हैं। मतलब किस तरह की व्यवस्था बनाने की कोशिश कर रही है? हालत ये रही है कि आज कृषि मंत्री जी कहते हैं कि हम आयोग की रिपोर्ट लागू नहीं कर सकते। 2 साल पहले वो अदनंगी हालत में प्रदर्शन चुनाव से पहले वो जैसा कि बात करें, अमित शाह भी कहते हैं कि चुनावी जुमले हैं, तो साहब इतना गंभीर ना हो इन जुमलों को लेकर, ये भी एक बात जिम्मेदार है। किसानों के साथ वो सियासत थी, ये जुमलों ठीक है आप लोगों को ज्ञान नहीं था, अनुभव नहीं था, ठीक है, आप लोग सरकार में नहीं रहे थे। ठीक है कपिल जी, जुमलों की उम्र लंबी नहीं होती है। ठीक है कपिल जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी। ठीक है कल ही माननीय मुख्यमंत्री जी पूरे विभाग के अध्यक्षों की बैठक ली है। ठीक है, आपके पास आऊंगी स्नेहा जी, यही जवाब मैं चाहूंगी। ठीक है, उससे पहले एक अलग दिशा में थोड़ी देना चाहूंगी, स्वास्थ्य विभाग की बात करूंगी। कपिल जी मैं आपसे, आपके तमाम महकमों में खिलाफत है, पहले भी मैंने कहा, और स्वास्थ्य विभाग की बात कर ले तो स्वास्थ्य मंत्री तमाम तरह के दावे करते हैं कि अधिकारियों की लापरवाही नहीं बख्शेंगे या फिर तमाम तरह की सुविधाएं लोगों तक पहुंचाई जाएंगी। तो फिर क्या लगता है, NHM की बात कर लें, सड़कों पर हैं, आशा वर्कर्स की बात कर लें, सड़कों पर हैं, वेतन ना मिलना एक बड़ी दुविधा है और साथ ही अस्पतालों के हाल बड़ी दुविधा है। फिर ऐसे में प्रदर्शन नहीं होंगे तो क्या होंगे जब जनता परेशान होगी? तो कपिल जी देखिए, अनिल विज जी बड़े ही सीनियर नेता हैं हमारी पार्टी के और वरिष्ठ मंत्री हैं। नहीं, आप तारीफ से शुरुआत करते हैं, चलिए ठीक है। सभी बातों को बेहतर तरीके से समझते हैं और जब से उन्होंने अपना पद संभाला है पूरी तरह से निष्पक्षता से वो काम कर रहे हैं। चाहे कोई भी, उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि कोई भी प्रदेश की जनता, ठीक है कपिल जी, काफी है ना इतनी तारीफ। अब आप ये बताइए कि NHM और आशा वर्कर सड़कों पर क्यों है, फिर इतनी खिलाफत क्यों है? तुरंत ही देखिए, मुख्यमंत्री एक हो सकता है जी, वो बना दिए गए हैं और बेहतर तरीके से वो काम कर रहे हैं। आप कपिल जी ठीक है, अनिल विज साहब बहुत अच्छे हैं, ठीक है, थोड़ी देर के लिए मानेंगे, ठीक है, ये उचित नहीं है। आप बार प्रदेश का मुख्यमंत्री सबके लिए, कपिल जी थोड़ी देर के लिए मानेंगे कि अनिल विज साहब बहुत अच्छे हैं, ठीक है कपिल जी, हमारा कोई दायित्व नहीं है, विपक्ष का कोई दायित्व नहीं है। कपिल जी हम आगे बढ़े, आप जवाब पर आएंगे। सारा काम सत्ता पक्ष आकर के कर दे, ठीक है, कोई भी अभियान चलाया, ठीक है, स्वच्छता अभियान हो, वो आकर के नरेंद्र मोदी जी आकर के खुद साफ कर दें, वो खट्टर जी आकर के साफ कर दें। कितने जीरो लग गई, कितने घोटाले हो गए, शायद लेंगे आपके मंत्री, मेरी वीडियो सही बन जाएगा। कपिल जी जवाब नहीं आ रहे, आपकी तरफ से जवाब नहीं आ रहे, चलिए ठीक है, मैं फिलहाल आगे बढ़ना चाहूंगी जी।
देश के लोगों के लिए छोड़ करके चले गए। कपिल जी, प्रकार के आखिरी भ्रष्टाचार ए से लेकर के जेड तक अल्फाबेटिकली गिन लीजिए। ठीक है, तो सवाल यही है फिर इस तरह का प्रदर्शन क्यों? जब आपके मंत्री इतने अच्छे हैं तो इस तरह का प्रदर्शन क्यों? जी 2 साल हो गए। ठीक है, आप एक बार बताइए, रोहतक में बताइए, आप एक सड़क बताइए रोहतक। ठीक है कपिल जी, सड़कों की अभी फिलहाल बात नहीं करेंगे। आपके मंत्री बहुत अच्छे हैं, आपके मुख्यमंत्री बहुत अच्छे हैं, सरकार बहुत अच्छी है, संगठन या पार्टी बहुत अच्छी है, थोड़ी देर के लिए मानेंगे, लेकिन उसके बावजूद जनता परेशान क्यों है? हर एक महकमे में प्रदर्शन क्यों है? और स्वास्थ्य विभाग को लेकर मैंने सवाल किया था, आप सवाल से कहीं दूर भटकते नजर आए, तो सवालों से दूर क्यों जाते हैं? एक तो ये बात, और दूसरी एनएचएम का मुद्दा ले लें, आशा वर्कर्स का मुद्दा ले लें, सवाल वहीं अटका हुआ है। फिर प्रदर्शन क्यों, इतनी नाराजगी क्यों है? बात धरने प्रदर्शन की है, अपनी बात रखना सबका दायित्व है, रखना भी चाहिए, और रखने का एक पूरी तरह से प्रक्रिया होती है। लेकिन उसके अंदर जब राजनीतिक दल की शक्तियां मिल जाती हैं, वो जो धरना प्रदर्शन का रूप है वो कुछ और ही रूप ले लेता है, कहीं ना कहीं अपने हित उसके अंदर सामने नहीं, अब देखिए ना, धरने प्रदर्शन की इसका मतलब लाखों कर्मचारी जो सड़क पे घूम रहे हैं, आप उनकी बेइज्जती कर रहे हैं ये कह के? नहीं, आप उनको धोखा मंच पे कहने बात ये कपिल जी, आप मंच पे कहने बात ये आप विजुअल में देखिए किसके झंडे और डंडे हैं। जो कर्मचारी जो प्रदेश का कर्मचारी सड़कों पे है, मैं उनसे अपील भी करता हूं, कृपया अपनी बात माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखें। ठीक है, पूरी की पूरी बात उनकी जो मानने योग्य होगी बिल्कुल मानी जाएगी, लेकिन आप बात को भी नहीं निकाल सकते। जो अपनी इच्छा अपने स्वार्थों को लेकर के वो धरने प्रदर्शन करती है, रोड पर आती है। कांग्रेस का तो आज बुरी तरह से नामो निशान मिटने के कगार पर आ चुका है। ठीक है, आप लोग सरकार में हैं, फिर आप लोगों के खिलाफ खिलाफत है, तो क्या लगता है हर एक महकमे में इस तरह की खिलाफत? आपसे मैं बात करना चाहूंगी स्नेह जी, नई परिवहन नीति, बेहतर मालूम है कितने प्रदर्शन हो रहे हैं। ठीक है, नई परिवहन नीति सरकार लेकर आने की बात करती है, फिर बात करें कि महकमे में खिलाफत होती है, उसकी भी वार्ता मंच तक वहां भी बातें पहुंचती हैं, तो कोई भी फैसला जनता स्वीकार क्यों नहीं करना चाहती बीजेपी सरकार का? फिर कोई भी नीति नहीं लाने की बात करती है, जनता खिलाफ सड़कों पर उतर आती है, तो क्या लगता है सरकार के अनुभव की कमी है फैसलों में, या फिर सरकार को देखकर जनता को ये लगता है कि नहीं इनकी बातें नहीं माननी है, या फिर विपक्ष भटकाता है? कौन सी बातें हैं इन तीनों में से? देखिए सरकार आशा वर्कर आई है, भाई साहब ने बड़ी अच्छी बात की। कपिल जी स्नेहा, ठीक है, आपके पास तो कोई शब्द ही नहीं है, कांग्रेस के पास तो केवल धरने प्रदर्शन के अलावा कोई शब्द नहीं है। इतने अच्छे सराहनीय काम प्रदेश और देश की जनता के लिए हो रहे हैं, कम से कम। बलराम जी और कपिल जी, फिलहाल एक छोटा सा और आखिरी ये सवाल है मेरा, स्नेहा जी से मैंने ये सवाल किया है। कपिल जी, बहुत बड़े बड़े कदम उठाए और बहुत बड़े बड़े धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, ठीक है मुख्यमंत्री फैसला नहीं ले सकता भाजपा का, ठीक है, बिल्कुल, ठीक है। स्नेहा जी, आपसे मैं आखिरी जवाब चाहूंगी कांग्रेस की तरफ से, ठीक है सभी जो फैसले हैं वो जनता के लिए हितकर नहीं है, इसलिए जनता को, आजकल पढ़ी लिखी जनता है, वो खुद समझती है कि उसके लिए क्या हितकर है क्या नहीं हितकर है। जो आशा वर्कर है उनके साथ बताइए, ठीक है ना? फिर जीएसटी का आप लोगों ने समर्थन दिया केंद्र में, ठीक है स्नेहा जी, समय चूंकि कम है लेकिन एक और बिंदु में रखना चाहूंगी जाते जाते। फिलहाल जीएसटी का आप लोगों ने केंद्र में कहीं समर्थन दिया सीधे? अभी किरण चौधरी कहती हैं कि जीएसटी हरियाणा के हित में नहीं है, तो ये जनता को समझ में आया, या फिर आपके नेता ही कहें कि खुद ही एक राय बना लेते हैं कि ये हित में नहीं है, और अगर हित में नहीं है तो कांग्रेस लाने की कोशिश क्यों कर रही थी? कोशिशें चलिए छोड़िए, आप लोगों की सरकार नहीं रही, फिर समर्थन क्यों दिया? और समर्थन दिया तो सूबे में अलग बात क्यों? 6 साल तक, बिल्कुल छोटा सा जवाब, 6 साल तक इन्होंने उसको लटका के रखा था, तब इनको बिल्कुल उसमें कोई लाभ नहीं दिखाई दे रहा था, अब इनको बहुत अच्छा लग रहा है वो। ठीक है, चलिए समय अभी हो चला है, आगे इजाजत नहीं देता चर्चा की। बेहद शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का चर्चा में बने रहने के लिए और अपना वक्त देने के लिए। तो इश्यू टुनाइट में हमने चर्चा की धरने प्रदर्शन और खिलाफत की। दीजिए इजाजत, नमस्कार।